दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल बी स्मार्ट विद स्टडी में। ये चैप्टर का आपका 13वां वीडियो है। 12 वीडियो इसी चैप्टर का मैं अपलोड कर चुका हूँ आपके अपने ही चैनल पर, और इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स के वीडियो इस पर अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 3.7 का चौथा क्वेश्चन है। इसके पहले आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पहले ये क्लियर आपको करना है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पंक्तियों में खड़ा करना ही करना है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर जो पंक्ति जितनी भी पंक्ति आप मानेंगे, उसमें अगर जो 3 विद्यार्थी और उसमें डाल दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। जाहिर सी बात है कि अगर जो पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा आप बनाएंगे तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? कम होगी। और वो कितनी कम हो रही है? 1 कम हो रही है। और यदि जो लाइन आप बना रहे हैं उसमें 3 विद्यार्थी कम कर देंगे, जब 3 विद्यार्थी कम होंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो 2 पंक्ति आपको अधिक बनाना होगा। तो ये पूछ रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इसको आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो हल में हमने ले लिया, माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में, समझ रहे ना, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या इक्वल टू y। एक पंक्ति में हमने कितने विद्यार्थी माने हैं? x माने हैं, और टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? y है। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कितनी पंक्ति है? y, और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? x। तो y का गुणा x में करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं x y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम चलते हैं। यानी अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप बड़े ध्यान से देखोगे। कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, तो पंक्ति की जो संख्या है उसमें 3 विद्यार्थी अधिक हैं। तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अगर जो आपको अधिक करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। देख रहे हैं, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? x। तो इसका मतलब जो x विद्यार्थी दिए गए हैं एक पंक्ति में, उसमें 3 अगर जो विद्यार्थियों को हमने बढ़ा दिया, अगर 3 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया तो पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती है। इसका मतलब पहले अगर जो y था तो अब कितना हो जाएगा? y - 1। इसमें क्या किया गया है? 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिया गया है। एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट हमने रखे थे? x। अब कितने हैं? x + 3। और लाइनें कितनी थी? 1। लेकिन अब लाइनें कितनी हैं? पहले लाइनें कितनी थी? y। और अब लाइनें कितनी हैं? जितना भी लाइनें हैं उसमें से 1 कम। तो टोटल अभी भी इनका जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? वो स्टूडेंट के बराबर ही होगा, टोटल स्टूडेंट के बराबर, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना? x y के बराबर होगा। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमने यहाँ पर बढ़ाई है तो पंक्ति की संख्या घट गई है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? विद्यार्थियों के बराबर होगा। क्योंकि ये क्या हो गया? ये विद्यार्थियों की संख्या एक लाइन में, और ये टोटल पंक्तियों की संख्या, दोनों का गुणा किसके बराबर होगा? विद्यार्थियों के बराबर होगा। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x × y। अब इसको आप गुणा करके समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। x का y में x y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस, x का 1 में x, प्लस का प्लस हो गया, 3 का y में 3y, प्लस माइनस का माइनस, 3 × 1 = 3 इक्वल टू क्या है? x y। यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट में x y है, राइट में भी x y है, सेम साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये हो जाएगा -x + 3y - 3 = 0। या फिर लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा x - 3y, और ये +3 = 0। या फिर लिख सकते हैं x - 3y = -3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार हम चेक कर लें, आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब पुनः प्रश्नानुसार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जरा आप देखेंगे। दूसरा केस कह रहा है यदि 3 विद्यार्थी कम होते हैं,
एक लाइन में अगर 3 विद्यार्थी को कम किया जाए तो टोटल एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, x। अब क्या कर रहा है, 3 विद्यार्थी अगर जो कम कर दिया यानी x-3, तो अब पंक्तियों की संख्या क्या होती है, जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी कम करोगे तो पंक्तियाँ क्या होंगी, बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी, पहले अगर जो y था तो अब कितना हो जाएगा, 2 पंक्तियाँ और बढ़ जाएंगी यानी y+2, और अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, टोटल स्टूडेंट ही होंगे यानी xy के बराबर होगा। गुणा कर दीजिए आप, x का y में xy, यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस प्लस का -3y, माइनस प्लस का -3 2 या 6, बराबर कितना हो गया, xy। देखिए xy आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमको 2 इक्वेशन मिला है, एक आपका पहला और एक दूसरा। अब जरा देखिएगा, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, देख रहे हैं गुणांक दोनों का बराबर है, यहाँ -3y यहाँ -3y, तो आप इसको लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आप देखिएगा यहाँ पर ये माइनस के साथ है, ये -7 है, दोनों समीकरण में। देखिए गुणनखंड कैसे किया जाएगा, सॉरी इसका जो विधि होता है मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों की साइनें बराबर, तो इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1 को हमें घटाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट कितना है, x-3y = -3, ये दूसरा है 2x - 3y बराबर कितना है 6। घटाने का मतलब क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये -3y + 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x - 2x क्या हो जाएगा, -x, और -6 - 3 क्या हो जाएगा, -9, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया 9। और ये वैल्यू उठा करके आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखें आप, चाहे आप 2 में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x का वैल्यू रखेंगे, वो समीकरण कितना है, x - 3y = कितना है -3, x का वैल्यू कितना है 9, हो जाएगा 9 - 3y = -3, -3y = -3 - 9, ये आपका कट जाएगा, सॉरी -3 - 9 तो -3y = -12, ये कट जाएगा, y = हो जाएगा 12/3, मीन्स क्या हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4, x का नहीं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू आपका 4 आ गया और x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट की संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए कुल विद्यार्थी, इसलिए क्या कुल विद्यार्थी आपका हो जाए क्या, आपने माना था x y माना था, और x बराबर कितना है 9 और y बराबर कितना है 4, बराबर कितना हो गया 36। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप चाहेंगे तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब ये हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, x हो गया, और x का वैल्यू कितना आया है 9 आया है। अब हम क्या करेंगे, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, y है। देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, तो 3 विद्यार्थी अधिक कर दीजिए। तो अधिक करने का मतलब ये 9 था, 9 में 3 आप ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 9 में कितना ऐड, तो कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, तथा पंक्तियों की संख्या कितनी है, y है, तो पंक्ति की संख्या क्या होती है, 1 कम हो जाती है। 1 कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, 12 या 36 हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है कि नहीं 36 हो जा रहा है। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर जो हम क्या करें, 3 विद्यार्थी कम कर देते हैं, तो कम करने का मतलब पहले 9 था तब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 पंक्तियां और बढ़ जाएंगी, 2 पंक्तियां बढ़ने का मतलब y का वैल्यू कितना था 4, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो दोनों तरीके से हमारा मेथड ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा दिया गया है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक त्रिभुज आपका ABC है, जिसमें जो एंगल C है ये एंगल B का 3 गुना है, और यही एंगल C एंगल A प्लस एंगल B का क्या है ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। यानी अगर जो हम लिखें तो एंगल C एक बार क्या है, इसके बराबर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और यही जो एंगल सी है ये इसके भी बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं ना तीनों आपस में बराबर के निशान से जुड़े हुए हैं। तो ये एंगल इसके भी बराबर है और ये एंगल इसके भी बराबर है, तो इसको हम लिखते हैं एंगल 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और कहीं ना कहीं अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो कहीं ना कहीं ये भी इसके बराबर है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 3 यानी 3 इंटू एंगल बी इजिकल टू आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर सोचने वाली हमारे पास ये बात है कि हम कौन सा वैल्यू माने जिससे हमारा ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाए, काफ़ी इजी हो जाए। तो अगर जो आप देखेंगे तो इसको हम ट्रायंगल अगर जो हमने बना लिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो यहाँ पर अगर जो हम बी का वैल्यू ले लें कुछ, तो सी का मान निकल जाएगा, और ए का वैल्यू ले लें तो हमारा सी के बराबर में यानी ए प्लस बी यानी हो जाएगा। क्योंकि सी ए बी सी तीनों को तो मान नहीं सकते, क्योंकि द्विघात हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसलिए हम केवल 2 को ही मानेंगे, और 2 को मान लेंगे तीसरा अपने आप निकल जाएगा। इसलिए हमने किया, माना एंगल ए इजिकल टू आपने मान लिया एक्स तथा एंगल बी इजिकल टू मान लिया आपने वाई। इसलिए देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एंगल सी बराबर ये हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू आपने क्या माना है वाई, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप लगा लो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिएगा क्या है, एंगल सी। अब जब एंगल सी है तो एंगल सी को आपने क्या मान रखा है 3y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3y बराबर 2 इंटू, और ये क्या है एंगल ए का वैल्यू क्या आपने माना है x और बी का वैल्यू क्या माना है अपने y। अब इसको जरा आप देखेंगे 3y ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब जब ये आपका 3y है ये प्लस 2y ट्रांसफ़र होगा इधर, तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2x, और ये हो जाएगा y बराबर 2x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, 4 यहाँ पर है, 5 कर दो इसको। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो चूंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी वैल्यू अगर रखे देखेंगे तो ये y बराबर 2x आपका फिर आएगा। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर करेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है 3 और अंडर रूट बी, सॉरी एंगल बी का वैल्यू कितना हमने माना है y ही माना है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बन रहा है ना, तो इसको फिर मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहीं से हमारा काम चल जाता है। तो अब देखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिल रहा है 2x, और एंगल c बराबर कितना मिल रहा है 3y। तो कुछ चीज़ें अभी अधूरी हैं जो कि आपका समीकरण कंप्लीट नहीं कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखेंगे तो b को हमने क्या माना है b को हमने y माना है, a को हमने x माना है, c को तो हमने कुछ माना ही नहीं है, तो c को c ही रखेंगे। तो हो जाएगा एंगल ऑफ a प्लस एंगल ऑफ b प्लस एंगल ऑफ c बराबर कितना होता है 180। एंगल ऑफ a का वैल्यू कितना माना है हमने x डिग्री, एंगल ऑफ b को क्या माना है हमने y डिग्री, और एंगल ऑफ c कितना है, एंगल ऑफ c यहाँ रख सकते हैं 3y डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आप डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जितने भी हैं सब ये डिग्री कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ऐसे कर लेंगे डिग्री, थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। अब देखिएगा y और 3y कितना हो जाएगा 4y, x डिग्री प्लस 4y बराबर कितना हो गया 180। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब y बराबर कितना है 2x है, y बराबर 2x है, ये उठा करके यहाँ पर आप रख सकते हैं x डिग्री प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2x डिग्री है, बराबर कितना हो गया 180। तो ये 4 2 कितना हो जाएगा 8x, और x कितना हो जाएगा 9x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 बटे में 9, यानी हो जाएगा कितना 20 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। जब x का वैल्यू आ गया तो इसको उठा करके आप यहाँ पर रख दो, यानी समीकरण 5 से y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स डिग्री का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री।
यानी x आपका हो गया 20 डिग्री और y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये उठा करके आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, समीकरण 4 से अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, अंडर रूट सी बराबर है 3y डिग्री, तो अंडर रूट मैं बोल रहा हूँ, एंगल सी बराबर 3 इंटू वाई डिग्री का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, ये मेरे बच्चों आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसलिए एंगल ए का मान, एक किसको आपने माना था x को, x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री, एंगल बी को आपने क्या माना था y का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, और एंगल सी को तो यहीं का यहीं है ही 20 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी स्टेप था, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। और क्वेश्चन को आप ज़रूर, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को ज़रूर 2 बार 3 बार आप ज़रूर पढ़ें, तब उसकी बारीकी आपको समझ में आती है। तो इसको आप जल्दी से आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, तो 6वें का क्वेश्चन जो टाइप है, मैं इसके पहले जो पिछला चैप्टर है, पिछले जो चैप्टर है, तो उसमें एक दिया गया है कि त्रिभुज आप बनाइए, उसके निर्देशांक बताइए। तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप आराम से लगा सकते हैं। ग्राफी मेथड से लगेगा, त्रिभुज बनेगा YH के सापेक्ष। उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। बस उसमें क्या था, क्षेत्रफल नहीं आपको बताना था, तो इसमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल जहाँ तक की बताने की बात है, तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसा करेंगे, फिगर से ही क्लियर पता चल जाएगा कि आधार कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी सवाल आपको लगवा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाला लगा देते हैं 8वां, क्योंकि जो 7वां क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा समीकरण वाला है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 लगाने के बाद इसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 को गेन करने के बाद हम 8 को सॉल्व करने के बाद हम 7 पर जाएंगे। ये आपका क्या है, चक्री चतुर्भुज है। देख रहे हैं आप, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब किसी वृत्त में ये 4 भुजाओं वाला आकृति जब बनता है तो ये चक्री चतुर्भुज कहलाता है। और इसके सारे के सारे जो शीर्ष होते हैं ये त्रिभुज के जो राउंड होता है, सर्कल होता है, उसके सरकमफ्रेंस पर ये लाई करते हैं। देख रहे हैं, ये लाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है, चक्री चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें क्या एक प्रॉपर्टी होती है चक्री चतुर्भुज की, कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब बी का सम्मुख कोण कौन होगा, डी होगा, और ए का सम्मुख कोण कौन होगा, सी होगा। तो सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हल में, क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण ए और कोण सी, यानी एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 4y प्लस 20, सी का वैल्यू कितना है -4x। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सीधा सीधा -4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4y देखिए, ये आपका 4y -4x, ये हो जाएगा 180 - 20। तो ये आपका 4y -4x, ये हो जाएगा 160। 4 आप कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा y -x इज इक्वल टू 160। y -x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यानी सिमिलरली ए और सी कितना हो गया 180, बी और डी भी 180 हो गया, यानी एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बी का वैल्यू कितना है 3y - 5 प्लस डी का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस के साथ है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा -7x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिएगा ये आपका 3y, ये देखिए -5 + 5 पड़ जाएगा -7x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होगा, पहला और दूसरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, यहाँ से y या x का वैल्यू निकाल लो। देखिएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा y, और जो -x से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 + x। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या रखोगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ज़रा देखिएगा आप, ये हो जाएगा 3y का वैल्यू कितना आया है 3 × y है, और y का वैल्यू कितना है 40 + x है, -7x बराबर कितना होगा 180।
गुणा करिए हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -7x बराबर कितना होगा 180। तो ये हो जाएगा 120। आप यहाँ पर देखेंगे 120, 3x -7x कितना हो जाएगा -4x इक्वल टू हो जाएगा 180, -4x इक्वल टू 180 -120। तो फॉर्मली देखा जाए अगर जो, तो 180 - 120 कितना होगा 60, और ये आपका x बराबर, ये आपका माइनस इधर चला जाएगा बटे में 4, और ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -15। x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब ये उठा करके किस में रख दीजिए, उठा करके 3 में रख दीजिए। अब यानी x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, y बराबर 40 प्लस x, तो हो जाएगा y बराबर 40, और x का वैल्यू कितना है माइनस के साथ, तो यहाँ हो जाएगा -15, y बराबर हो जाएगा 25। तो y का वैल्यू आपका 25 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है -15। तो इस हिसाब से अब हम a, b और c का वैल्यू पता करेंगे, यानी एंगल का मान पता करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल a बराबर, एंगल a कितना है भैया 4y + 20, 4y + 20, तो ये हो जाएगा 4 × y, y का वैल्यू कितना है 25, और ये कितना है 20 तो है ही, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। ए के सामने कौन है c निकाल लो, देयरफॉर c बराबर, c का वैल्यू कितना है -4x, तो कोण c बराबर -4, और x का वैल्यू -15 आया है, तो माइनस माइनस प्लस, और c बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको बताया गया अभी कि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180, तो a और c आमने सामने है, और दोनों का योग जोड़ लीजिए 120 और 60 कितना हो गया 180। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए एंगल b का, b का वैल्यू कितना है 3y - 5, 3 × y, y का वैल्यू कितना है 25 - 5, तो हो जाएगा 75 - 5, ये हो जाएगा 60। अब निकाल लीजिए b के सामने कौन है d, d का वैल्यू कितना है -7x + 5, तो हो जाएगा -7 × x का वैल्यू कितना है -15 + 5, 15 × 7 = 105, यानी +105 और +5, तो ये हो जाएगा आपका 110, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ कहीं हो रहा है, 75 में से 5 गया 70 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 110। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बस इसमें सिंपल एक ही प्रॉपर्टी थी कि सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 8वां क्वेश्चन है। 8वें के बाद अब हम बैक टू बैक आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो इसको आप नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 पर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है। 7 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और सब के सब दमदार हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। दमदार होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने लगाया है इसके पहले रैखिक समीकरण, उससे थोड़ा सा ये हट के है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमें देखना पड़ेगा। इसमें देखिएगा इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड आपको डिफाइन नहीं किया है। हालांकि हम लोग 4 मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफ का पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, विलोपन भी पढ़े हुए हैं, और वो बज्य गुणनखंड भी हैं जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो चारों का चारों पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है कि किस विधि का हम यूज करें। तो जो भी विधि हमें आसान लगती है उसी से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा अब इसमें मैं आपको ये विलोपन विधि से लगाने की कोशिश करूँगा। तो विलोपन विधि में एक्चुअली क्या करते हैं कि गुणांक को देखा जाता है, गुणांक को देखा जाता है, और गुणांक जो बराबर नहीं है तो उसको बराबर करते हैं, फिर प्लस माइनस करके किसी एक साइड का वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स या वाई का। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वाई का गुणांक बराबर करने के लिए। तो वाई आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर पी है, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर जो हम इसमें पी का गुणा कर दें, इसमें क्यू का गुणा कर दें, तो पी क्यू वाई यहाँ भी हो जाएगा, पी क्यू वाई यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारा ये समीकरण सॉल्व करने लायक हो जाएगा। तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। इसमें हमने किससे गुणा कर दिया पी से, और इसमें हमने गुणा कर दिया क्यू से। तब देखिएगा पी से करने का मतलब तीनों में होगा, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पी से गुणा करेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर, ये पी का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये समीकरण नंबर 3। क्यू का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई, और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देख रहे हैं गुणांक आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस है,
गुणांक बराबर हो गया तो फिर आपके समझिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए जिसका हमने गुणांक बराबर करा है उसका साइन भी आपस में क्या है, अपोजिट है। जो अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देने पर हमारा काम हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब ये होता है कि सेम साइन रहती है, साइन में कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा पी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। क्योंकि बात तो वही पड़ती है, हम क्या लिखते हैं पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, फिर एक्स बाद में कॉमन लेते तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता। और इधर देखिएगा इसको ऐसे सेम टू सेम रख लीजिए, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और ये क्या है प्लस के साथ है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। आप देखेंगे ये प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आपका इधर है इसमें भाग दे देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। आप देख रहे हैं सेम चीज़ है, सेम चीज़ से जब सेम चीज़ में भाग देते हैं एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू बड़े आसानी के साथ 1 आ चुका है। अब ये मान उठा करके हम पहले या दूसरे में रखेंगे, कभी तीसरे और चौथे में नहीं रखेंगे, पहले या दूसरे में। चलो समीकरण 2 से यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा q इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 1 हो जाएगा माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। y का मान निकालना है, देखिए q1 जा q माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू, तो माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू और जो प्लस क्यू है उधर क्या हो जाएगा माइनस क्यू और ये कट जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर क्या बचा p और माइनस पी का इधर गुणा हुआ है तो माइनस पी का क्या हो जाएगा भाग, पी का भाग पी में देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी फाइनली p बराबर हो जाएगा -1। p नहीं भी y चाहिए, y बराबर आपका हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से ये समीकरण काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो चुका है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब इसके बाद देखता हूँ टाइम, थोड़ा सा देखता हूँ कि टाइम दोस्तों ज़्यादा हो गया है। तो अगले वाले वीडियो में जो आपके चारों क्वेश्चन बच रहे हैं, ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में मैं उस 4 क्वेश्चन को लेकर के फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।